दोस्तों, जब कभी हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन प्लेबैक सिंगर्स का नाम लिया जाता है तो एक नाम खुद ब खुद लबों पर आ जाता है। मोहम्मद रफ़ी साहब, जिन्हें हम आवाज़ का जादूगर कहें या सुरों का सुल्तान कहें या प्लेबैक सिंगिंग का शहंशाह कहें। और ये जो कहा जाता है तो इसके पीछे जो बातें हैं, जो उनके करियर का ग्राफ रहा, जो उनका काम रहा, वो मजबूर कर देती हैं लोगों को ऐसा मानने के लिए और ऐसा कहने के लिए। मैं आपके सामने एक छोटा सा वाक़या पेश करने जा रहा हूँ और हमेशा की तरह मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों के सामने कोई बहुत ही अछूती सी बात लेकर आऊँ। और ये जो बात है ये भी ऐसी ही है जिसका मैं अभी ज़िक्र करने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे साथ आखिर तक बने रहें और अपने चैनल सिनेमाया को इसी तरह से मोहब्बतों से नवाजते रहें। और अब तक आप लोगों ने शेयर नहीं किया है तो हमारे पोस्ट को शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और न सिर्फ ये कि आप ख़ुद देखें बल्कि हमारे जो पोस्ट आपके लिए होते हैं, अगर आपको वो पोस्ट अच्छे लगते हैं तो हमारे पोस्ट को अपने दोस्तों तक, मिलने वालों तक भी ज़रूर पहुँचाएँ ताकि रफ़ी साहब का ज़िक्र या उनकी बड़ाई के क़िस्से और भी दूसरे लोगों तक जाएँ। क्योंकि रफ़ी साहब महज़ एक सिंगर नहीं थे, एक ऐसी टावरिंग पर्सनालिटी थे, एक ऐसी शख्सियत के हामिल थे कि जिन्होंने लोगों को राहें दिखाई हैं, लोगों को जीने का तरीक़ा बताया है, लोगों के अंदर इंसानियत का जज्बा बेदार किया है, सखावत दिया है। तो ऐसे में हम जिस तरह से भी उन्हें याद करें कम है और ऐसे में हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अगर हम उनकी किसी भी बात से मुतासिर हैं तो उनकी उस अच्छी बात को और लोगों तक पहुँचाएँ। तो बने रहिए हमारे साथ और आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। हिंदुस्तान के तारीख़ी शहरों में ग्वालियर का नाम एक बहुत ही ऊंचे मकाम पे है और ग्वालियर में जितने रजवाड़े आए, जो हुकूमत करने वाले लोग आए, वहाँ पे उन्होंने जो चीज़ें बनाई वो भी अपने आप में बेमिसाल है। और इतना ही नहीं, ग्वालियर में बहुत सारी बहुत ही अजीम शख्सियतों ने भी जन्म लिया, जिनमें एक थे उस्ताद नन्हे खान साहब। नन्हे खान साहब एक सरोद प्लेयर थे और एक तरह से आप यूँ कह लीजिए कि एक लेगेसी के बानी थे वो। सरोद को उन्होंने जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया लोगों में, जिस तरह से ग्वालियर घराने के रहने वाले इन नन्हे साहब ने सरोद को अपने बाद अपनी नस्ल में डाला, वो भी बड़े कमाल की बात है। अब आप लोगों को मैं यहाँ मज़े की बात ये बताने जा रहा हूँ कि हमारे देखने में से बहुत सारे ऐसे देखने वालों में से दोस्त हैं जो ये नहीं जानते कि हमारे आज के हिंदुस्तान के जो सबसे माने हुए सरोद वादक हैं उस्ताद अमजद अली ख़ान साहब। नन्हे खान साहब उस्ताद अमजद अली ख़ान के पिताश्री थे, उनके वालिद थे। जी हाँ, और ये जो हमारे देश में सरोद की जो परंपरा चली है, जो अमजद अली ख़ान से गुज़रते हुए उनके बेटे, दोनों बेटों तक पहुँची, तो ये कहीं ना कहीं जो इसकी शुरुआत थी वो उस्ताद नन्हे खान साहब से थी। और इन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ अपनी इस परंपरा की हिफाजत की है, इस विरासत को आगे बढ़ाया है। तो एक बार ऐसा हुआ कि उस्ताद हाफिज़ अली ख़ान, जो कि उनका जो आबाई मकान था, जो उन्हें विरसे में उस्ताद नन्हे खान से मिला था, उस मकान को उन लोगों ने सरकार से इजाज़त ली और उसे एक म्यूज़ियम की शक्ल, उनके सरकार की जो है वो मदद से उसे एक म्यूज़ियम की शक्ल में ढाल दिया। ये एक म्यूज़ियम है जहाँ पे बहुत तरह के पुराने साज़ों को रखा गया है, बहुत सारी पुरानी तस्वीरें हैं और भी बहुत कुछ वहाँ पर है। अगर आप वहाँ कभी ग्वालियर जाना हो तो आप एक बार उस म्यूज़ियम में ज़रूर जाइएगा, जो सरोद घर के नाम से मशहूर है। उसका नाम ही रख दिया गया है सरोद घर, जहाँ पे सरोद पे जितनी भी तजर्बात किए गए वो भी वहाँ मौजूद हैं। अलग अलग डिज़ाइन के सरोद, अलग अलग वक्तों में यूज़ किए जाने वाले सरोद, उनमें जो तब्दीलियाँ की गई वो चीज़ें, और साथ ही साथ और भी बहुत तरह के पुराने साज। तो ये तो है सरोद घर, जिनको जहाँ मैं बात कर रहा हूँ उस्ताद हाफिज़ अली ख़ान साहब की, जिनके हिस्से में, जिनकी पास वो उनका जो विरसा आया था वो आया। ये बात उस ज़माने की है कि जिस ज़माने में हमारे देश के राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे और राजेंद्र प्रसाद साहब और हाफिज़ अली ख़ान साहब में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। एक बार किसी मौके पे राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि
क्योंकि अंदर से खुद राजेंद्र प्रसाद जी संगीत के बड़े रसिया थे और चाहते थे कि हमारे देश में जो हमारी परंपरा है संगीत की वो आगे बढ़े, उसकी हिफाजत की जाए। तो ऐसे में उन्होंने उस्ताद हाफिज़ खान साहब से पूछा कि आपको क्या लगता है कि हम अपनी इस तहज़ीब को, अपनी इस जो संगीत की परंपरा है, इसे किस तरह से आगे ले जा सकते हैं। तो हाफिज़ साहब ने कहा कि ले जाने के तो कई तरीक़े हैं, लेकिन एक बात जो मुझे बहुत परेशान कर रही है कि आज के गायक वो अपनी जड़ों से जुड़े हुए बहुत ज़्यादा नहीं हैं, बल्कि अब वो अलग रास्तों की तरफ रवां दवा हैं। अब देखिए ना, उस्ताद तानसेन, जिन्हें कहा जाता है कि हमारे देश में उससे बड़ा कोई गायक नहीं आया, तानसेन साहब का बनाया हुआ राग दरबारी, जो कि रागों में एक बड़े ऊंचे स्थान पे है और कहा जाता है कि जो बहुत ही राज करने वाले राग हैं उनमें से एक राग दरबारी है, जिससे गाना भी हर एक के बस की बात नहीं। और शायद यही वजह है कि अब के कुछ गायक जो हैं वो राग दरबारी की शुद्धता में थोड़ा सा फ़र्क कर रहे हैं। और चूंकि ये तानसेन जी का बनाया हुआ राग है, तो कहीं ना कहीं मुझे इस बात की बड़ी फिक्र है कि वो जो उसकी असलियत थी, जो उसकी शुद्धता थी, जो प्योरिटी थी, वो कहीं ना कहीं आज के कुछ गायकों के हाथों से वो थोड़ी मस्मार हो रही है, थोड़ा उसमें एक गलत रंग आ रहा है। मैं इस बात को लेकर बहुत परेशान हूँ। राजेंद्र प्रसाद जी इनके भोलपन पे मुस्कुरा पड़े और कहा कि भाई अब ये एक ऐसी चीज़ है कि इसके बारे में क्या किया जा सकता है। तो आपकी नज़र में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इस राग को बिल्कुल प्योर गाता हो या गा सकता है? तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो हमारे देश में एक से एक बड़े फनकार हैं, वो गाते भी हैं, लेकिन एक गुलकार ऐसे हैं कि मैं चाहता हूं कि सरोद घर की पूरी जिम्मेदारी उनको दे दी जाए, क्योंकि रागों पर जो उनकी पकड़ है और जिस तरह से किसी भी राग को वो अदा करते हैं, वो अपने आप में एक बड़े कमाल की बात है। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि वही आपकी निगाह में वो कौन ऐसा गुलकार है जिस पे सरोद घर की जिम्मेदारी दी जा सकती है? तो हाफिज साहब ने कहा कि भाई इस जिम्मेदारी को वो कबूल करें न करें, लेकिन खुदा ने जो उन्हें आवाज़ दी है और जिस तरह से वो किसी भी राग को जब गाते हैं तो उसकी जो हिफाजत करते हैं, हालांकि वो फिल्मी गायक हैं, फिल्मों के गाने गाते हैं। तो अचानक राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि भाई फिल्मों में ऐसा कौन गायक है कि जो रागों को इतनी अच्छे ढंग से वो अदा कर सकता हो, गा सकता हो? तो उन्होंने कहा कि है तो कई, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं मोहम्मद रफ़ी साहब की बात कर रहा हूँ। क्योंकि मोहम्मद रफ़ी साहब की जो आवाज़ है, खुदा ने उन्हें जिस आवाज़ को देकर पैदा किया है, जो उनकी आवाज़ में लताफत है, जो चाशनी है, जो बारीकियाँ हैं, वही राग दरबारी की शुद्धता की हिफाजत कर सकते हैं। यूँ तो हमारे देश में बहुत सारे क्लासिकल सिंगर्स हैं जो अपनी अपनी जगह पर सबाला तरीन हैं, लेकिन हाफिज़ खान साहब की नज़र में मोहम्मद रफ़ी साहब ही वो शख्सियत थे कि जिन्हें वो आवाज़ अल्लाह ने दी थी कि जो तानसेन के बनाए हुए इस राग के साथ मुकम्मल इंसाफ कर सकती थी, और इसीलिए उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब का नाम लिया। इतना ही नहीं, ये तो और बात है कि उन्होंने, रफ़ी साहब खुद इतने मसरूफ़ इंसान थे कि इस तरह की कोई जिम्मेदारी वो कबूल नहीं कर सकते थे। लेकिन ये जो नाम प्रपोज़ किया गया, जो हाफिज़ खान साहब के जहन में जो नाम आया, वो रफ़ी साहब का इसलिए आया कि अगर हम देखें कि रफ़ी साहब के जो क्लासिकल सिंगर, सेमी क्लासिकल कह लीजिए आप, सॉन्ग्स हैं, उनमें जो तासुर था, ख़ास तौर से, ऐसे तो उन्होंने बहुत सारे रंगों में गाने गाए, लेकिन भक्ति रस के गीतों को जिस तरह से उन्होंने श्रद्धा के साथ इस्तेमाल किया है अपनी आवाज़ का, हाँ वो मन तड़पत हरि दर्शन को आज हो, या दुनिया न भाए मुझे अब तो बुला ले, या इंसाफ का मंदिर है, यह भगवान का घर है, या फिर सुख के सब साथी दुख में ना कोई। रफ़ी साहब ने अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 350 भजन गाए। उनमें शिव भजन भी हैं, कृष्ण भजन भी हैं, राम भजन भी हैं। इस तरह से भजनों की जो कैटेगरीज़ हैं, उन तमाम कैटेगरीज़ में रफ़ी साहब की कुछ ना कुछ भजनें मौजूद हैं, और उनमें से जो कुछ भजनें हैं वो तो इतनी आला तरीन हैं कि उन्हें बाकायदा मंदिरों में गाया जाता है। तो बहरहाल मैं आप लोगों से कहूँगा कि जो लोग ग्वालियर के रहने वाले हैं, और वो तो खुशनसीब हैं कि उनके अपने शहर में सरोद घर मौजूद है, और आप लोगों ने देखा भी होगा, ग्वालियर के हमारे दोस्तों ने, अगर नहीं देखा है तो ख़ुद अपने शहर में जाकर सरोद घर का आप नज़ारा करें, देखें उसे। और जो लोग घूमने फिरने के लिए भी ग्वालियर जाते हैं या किसी काम से ग्वालियर जाते हैं, तो अपने वक्त का थोड़ा सा हिस्सा निकाल कर
सरोद घर ज़रूर जाइएगा, जहाँ पे आप उस अजीम इंसान की भी तस्वीरें देख सकते हैं कि जिसने सरोद घर बनाकर उसे एक म्यूज़ियम की शक्ल देकर किस तरह से अपने उस परंपरा की, अपने संगीत को बचा के रखा है और किस तरह से सरोद को उन्होंने आगे बढ़ाया और उनके आने वाली नस्ल ने भी किस तरह से सरोद को ज़िंदा रखा है। और रफ़ी साहब के ऐसे बहुत सारे नग़्मे हैं कि जिसमें न सिर्फ ये कि प्योर गायकी का इस्तेमाल हुआ है और बहुत ही गहरे रागों का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें राग दरबारी भी है, क्योंकि रफ़ी साहब के ऐसे कई नग़्मे हैं जो राग दरबारी पे आधारित हैं। वरना रफ़ी साहब एक ऐसे गुलकार, एक ऐसे फ़नकार थे कि जिनसे सिर्फ उनके सुनने वाले मुतासिर नहीं हैं, बल्कि वो तमाम गुलकार, वो बेहतरीन गुलकार जो उनके दौर में हुआ करते थे, वो भी कहीं ना कहीं रफ़ी साहब की उस फ़नकारी का एतराफ़ करते थे, उनकी अज़मत का एतराफ़ करते थे और खुले लफ्ज़ों में कहते थे कि जो बात मोहम्मद रफ़ी साहब में है वो हमारी आवाज़ में नहीं है। किसी भी गाने को या किसी भी लफ्ज़ को या किसी तासुर को हम रफ़ी साहब से बेहतर अदा नहीं कर सकते। ये बात किशोर साहब ने भी कही है और मन्ना डे साहब ने भी कही है, मेहंदी कपूर साहब ने भी कही है, यहाँ तक कि तलत महमूद साहब ने भी इस बात का एतराफ़ किया कि जो अदाएँ, जो बातें रफ़ी साहब के अंदर हैं, वो बातें मुझ में नहीं हैं। बहरहाल, तो रफ़ी साहब की फ़नकारी से जुड़ी हुई ये एक छोटी सी बात थी जिसका मैंने आज आप लोगों के सामने ज़िक्र किया। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मैं साथ में इस बातचीत के दौरान ही कुछ फ़ोटोज़ भी पेश कर रहा हूँ सरोद घर के। आप सरोद घर का एक तस्वीरी मुआयना भी कर लें ताकि आप लोगों को ये भी अच्छा ही लगेगा। मुझे लगता है कि शायद आप लोग सरोद घर की तस्वीरों को, चंद तस्वीरें हैं जिसे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कैसी जगह है। तो बस आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए। बहुत सारी मोहब्बतों के साथ नमस्कार।